अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे न्यूक्लियस के बारे में कि न्यूक्लियस क्या है। ये बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से और सेल बायोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। और इसमें बहुत सारे जो हैं वो शॉर्ट हैं, लॉन्ग हैं और एमसीक्यूज़ हैं। मैं आपको साथ साथ बताया जाता हूँ। उर्दू और इंग्लिश मीडियम दोनों के जो स्टूडेंट्स हैं, दोनों मीडियम्स के, उनके लिए ये लेक्चर है। तो सबसे पहले हम न्यूक्लियस देखते हैं। इसकी डेफिनेशन क्या है। द न्यूक्लियस सर्व्स एज दी सेल्स कंट्रोल सेंटर, यानी कि ये सेल का कंट्रोल सेंटर है, सेल का दारुल हुकूमत है। ठीक है, तो न्यूक्लियस की क्या डेफिनेशन लिखनी है कि सेल के कंट्रोल सेंटर का काम करता है। हमने शहर की मिसाल में ये पढ़ा था कि शहर अगर हो तो उसमें सेल को एक शहर कह लें, तो न्यूक्लियस क्या है, एक दारुल हुकूमत है। इट ओवरसीज सेलुलर एक्टिविटीज़ बाय डायरेक्टिंग द प्रोडक्शन ऑफ प्रोटीन्स, यानी कि ये सेल्स की तमाम जो एक्टिविटीज़ हैं ना, सरगर्मियाँ हैं, उनको कंट्रोल करता है। कंट्रोल किस तरह करता है, ये प्रोटीन बनाने की हिदायत देकर सेल की तमाम सरगर्मियों की निगरानी करता है। यानी कि जो भी काम करना है उस काम से मुतल्लिका प्रोटीन बना देगा और वो सरगर्मी है वो कंट्रोल हो जाएगी। तो ये आपने डेफिनेशन इसकी बतानी है। आगे इसका इंट्रोडक्शन लिखना शुरू करना है आपने। ऑल यूकैरियोटिक सेल्स हैव अ प्रोमिनेंट न्यूक्लियस, यानी कि जो तमाम यूकैरियोटिक सेल्स हैं उनमें एक नुमाया न्यूक्लियस मौजूद होता है, वाज़ेह। प्रोकैरियोटिक सेल में वाज़ेह न्यूक्लियस नहीं होता। अच्छा, इन एनिमल सेल्स इट इज़ प्रेजेंट इन सेंटर। इन मेच्योर प्लांट सेल्स इट इज़ पुश्ड टू द साइड ड्यू टू अ लार्ज सेंट्रल वैक्यूल। इसका क्या मतलब है कि पौधों के सेल में, जानवर के सेल में ये दरमियान में पाया जाता है। मैंने आपको जानवर और पौधे के सेल का स्ट्रक्चर बताया था, तो दिखाया था कि ये दरमियान में है। लेकिन पौधे के बालिग सेल के दरमियान में एक बड़ा वैक्यूल बन जाने की वजह से न्यूक्लियस एक जानब धकेला जाता है। ये आपने चीज़ समझनी है कि जब पौधे के सेल में एक बड़ा वैक्यूल बनता है तो न्यूक्लियस क्या है, एक साइड पे पुश हो जाता है पौधे के सेल में, लेकिन जानवर के सेल में ये दरमियान में पाया जाता है। अच्छा जी, उसके बाद है द न्यूक्लियस इज बॉन्डेड बाय अ डबल मेम्ब्रेन नॉन एज न्यूक्लियर इनवेल्प, यानी कि न्यूक्लियस के गिर्द क्या होती है, एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है और ये एक डबल मेम्ब्रेन है। ठीक है, ये क्या है, एक डबल मेम्ब्रेन है और उसे न्यूक्लियर इनवेल्प बोलते हैं। ठीक है, तो इनवेल्प आपको पता है कि आपको लफाफा नुमा जो भी चीज़ होती है उसको बोलते हैं। और न्यूक्लियर का मतलब क्या है कि न्यूक्लियस, यानी कि न्यूक्लियस के गिर्द जो मेम्ब्रेन होगी उसे हम क्या बोलेंगे, न्यूक्लियर इनवेल्प। तो ये इस नाम में ही इसकी डेफिनेशन पोशीदा है। अच्छा, मैं आपको यहाँ पे दिखा भी देता हूँ न्यूक्लियर इनवेल्प क्या है। ये न्यूक्लियर इनवेल्प है बच्चे, और ये एक डबल मेम्ब्रेन ये आपको नज़र आ रही है न्यूक्लियस के गिर्द। अच्छा जी, इट इज़ सेमी परमिएबल एंड हैज़ मैनी स्मॉल पोर्स कॉल्ड न्यूक्लियर पोर्स। इसका क्या मतलब है कि इस मेम्ब्रेन में ये एक सेमी परमिएबल है, जैसे मैंने आपको सेल मेम्ब्रेन का बताया था कि सेमी परमिएबल है। इसका क्या मतलब होता है कि कुछ मालिक्यूल को गुजरने की इजाज़त देगी, बहुत सारे को रोक लेगी। और इसमें क्या होते हैं, कई छोटे सुराख होते हैं जिन्हें न्यूक्लियर पोर्स कहते हैं। पोर सुराख को बोलते हैं। ठीक है, तो ये क्या है बच्चे, न्यूक्लियर पोर्स हैं। ठीक है, ये सुराख जो हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में, न्यूक्लियर इनवेल्प में, उन्हें हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर पोर्स। ये एक डबल मेम्ब्रेन होगी न्यूक्लियस के गिर्द, जैसे न्यूक्लियर इनवेल्प बोला, और ये क्या हो गए, न्यूक्लियर पोर्स। ठीक है, इसमें सुराख हो गए। अच्छा, इन दो डेफिनेशन आपको क्लियर होगी कि बल्कि तीन होगी। न्यूक्लियस क्या है कि सेल की तमाम एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है, सेल का कंट्रोल सेंटर है। दूसरी न्यूक्लियर इनवेल्प कि ये क्या है, न्यूक्लियस इज बॉन्डेड बाय डबल मेम्ब्रेन, यानी कि इसके गिर्द एक डबल मेम्ब्रेन होती है जिसे न्यूक्लियर इनवेल्प बोलते हैं। और उस मेम्ब्रेन में क्या होते हैं, सुराख होते हैं जिन्हें हम न्यूक्लियर पोर्स बोलते हैं। आगे पढ़ते हैं। द इनर जेली लाइक मटीरियल ऑफ न्यूक्लियस इज कॉल्ड न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक है, उसके अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस के अंदर जेली नुमा एक मादा होता है जिसे न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। अब ये देखें, ये एक जेली नुमा मादा है बच्चे, जिसे हमने क्या बोलना है, न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म में क्या होता है, इन न्यूक्लियोप्लाज्म देयर आर वन और मोर स्मॉल बॉडीज कॉल्ड न्यूक्लियोलाई सिंगुलर न्यूक्लियोलस, यानी कि न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर एक या दो छोटे अजसाम पाए जाते हैं जिन्हें स्मॉलर बॉडीज़ हैं हम बोल रहे हैं, और इन्हें हम क्या कहेंगे, न्यूक्लियोलाई। दो हैं इसलिए हम इसे न्यूक्लियोलाई बोल रहे हैं, अगर एक होगा तो न्यूक्लियोलस बोलेंगे। ठीक है, अब न्यूक्लियोलस का फंक्शन क्या है,
वेयर राइबोसोम्स आर असेंबल्ड, यानी कि ये जो न्यूक्लियोलस है, इसको हमने न्यूक्लियोलस बोला है। ये जो स्मॉलर बॉडीज़ हैं बच्चे, इनको न्यूक्लियोलस बोला है। तो यहाँ क्या होंगे, राइबोसोम अटैच होंगे। राइबोसोम क्या है, प्रोटीन बनाने वाली फैक्ट्रियाँ हैं सेल के अंदर, ठीक है ना। अगर सेल की मिसाल शहर से लें तो न्यूक्लियस दारुल हुकूमत है, राइबोसोम प्रोटीन बनाने वाली फैक्ट्रियाँ हैं, सेल की फैक्ट्रियाँ हैं। तो वो फैक्ट्रियाँ बजाते खुद कहाँ बनती हैं, वो न्यूक्लियोलस के अंदर बनते हैं। वो उन फैक्ट्रियों जो राइबोसोम्स हैं वो न्यूक्लियोलस के अंदर बनते हैं। तो यहाँ राइबोसोम तैयार किए जाते हैं न्यूक्लियोलस के अंदर या न्यूक्लियाई के अंदर। तो ये फंक्शन आपको पता होना चाहिए कि राइबोसोम्स क्या करते हैं। राइबोसोम तो प्रोटीन बनाते हैं, आगे इसके बारे में हम पढ़ेंगे तो हम देख लेंगे। लेकिन ये राइबोसोम बजाते खुद कहाँ बनते हैं, तो ये न्यूक्लियोलस के अंदर बनते हैं। आगे आ जाए, न्यूक्लियोप्लाज्म contains fine thread like materials known as chromatin। अब न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर क्या होता है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, धागा नुमा साख्तें होती हैं न्यूक्लियोप्लाज्म में, बारीक धागे जैसा मवाद होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, क्रोमेटन बोलते हैं। ठीक है जी, ये हो गया क्रोमेटन की तारीफ। न्यूक्लियोप्लाज्म में क्या होता है, ये देखें बच्चे, न्यूक्लियोप्लाज्म है और इसमें ये क्या है, ये न्यूक्लियोप्लाज्म आपको बता दिया। और इसमें क्या होता है, ये धागा नुमा साख्तें आपको नज़र आ रही हैं इस तरह की, तो ये क्या हैं, इन्हें हम क्रोमेटन बोलते हैं। ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं, क्रोमेटन। अच्छा, आगे, इट इज़ कंपोज्ड ऑफ डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड कॉल्ड डीएनए एंड प्रोटीन्स। क्रोमेटन किस चीज़ का बना होता है, एक तो इसमें होता है डीएनए, यानी कि ये जो क्रोमेटन है बच्चे, इसमें क्या होगा, एक तो होगा डीएनए और दूसरा क्या होगा, इसमें प्रोटीन्स मौजूद होंगी। ठीक है ना, ये क्रोमेटन की क्या है, ये क्रोमेटन की साख्त है, कंपोजिशन है, ये प्रोटीन्स। ठीक है, तो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड जिसे हम डीएनए बोलते हैं और प्रोटीन्स का बना होता है क्रोमेटन। ठीक है, ये देखें आप क्रोमेटन, उर्दू मीडियम वाले बच्चे भी देख लें, वो डायग्राम मैं दिखा रहा हूँ इंग्लिश मीडियम से, तो यहाँ पे ये डायग्राम इतनी वाज़ेह नहीं है इसलिए मैं वहाँ से दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो ये क्या है, क्रोमेटन की कंपोजिशन है कि क्रोमेटन में प्रोटीन्स होंगी और डीएनए होगा। उसके बाद इट इज व्हेन अ सेल स्टार्ट्स डिवाइडिंग इट्स क्रोमेटन कंडेंसेस एंड टेक्स द शेप ऑफ थिक क्रोमोसोम्स। ठीक है ना, अब देखिए क्रोमोसोम्स और क्रोमेटन में क्या फ़र्क है। ठीक है ना, ये जो धागेदार साख्तें हैं ना बच्चे, ये क्रोमेटन है न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर। ठीक है, और जब सेल तकसीम होना शुरू होता है तो इसका ये जो क्रोमेटन है ना, जब ये कंडेंस करता है, सुकड़ता है, तो क्रोमोसोम्स की शक्ल इख्तियार कर लेता है। अब देखें, जो कंडेंस फॉर्म है ना क्रोमेटन की, उन्हें हम क्रोमोसोम बोलते हैं, और जो धागेदार फॉर्म है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर हैं ये वाले, तो इन्हें हम क्या बोलेंगे। अभी ये इस तरह हैं धागेदार साख्तें, लेकिन जब यही धागेदार साख्तें कंडेंस होंगी, जब ये क्रोमेटन कंडेंस करेगा, सिकुड़ेगा, तो फिर ये इस तरह की साख्तें बना लेगा जिसे हम क्या बोलेंगे, क्रोमोसोम। तो क्रोमेटन क्या है, ये धागेदार थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर, और जो क्रोमोसोम है वो जब सेल तकसीम होता है, सेल डिवीजन होती है, जब हम पढ़ेंगे सेल डिवीजन तो आपको पता चलेगा कि सेल किस तरह तकसीम होता है। तो ये जो क्रोमेटन है ये कंडेंस होना शुरू हो जाता है, ये वाला। ठीक है, और फिर वो इस तरह के क्रोमोसोम बनाता है। इस तरह के हमारे जिस्म के अंदर, हमारे सेल के अंदर जो हैं वो 46 क्रोमोसोम्स मौजूद होते हैं। ठीक है, डीएनए, डीएनए कंटेन्स जीन्स। आप देखें हमने क्या बोला कि ये जो क्रोमेटन है ये किसका बना है, डीएनए का और प्रोटीन का। अब डीएनए क्या होता है, डीएनए में क्या मौजूद होता है, डीएनए कंटेन्स जीन्स। डीएनए में क्या होते हैं, जीन्स। आपने 8वीं क्लास में पढ़ा होगा कि जो जीन होते हैं ये हमारी विरासती इकाइयाँ हैं। ठीक है ना, यूनिट्स ऑफ हेरिडिटी हैं। ये क्या करते हैं, एक नस्ल से दूसरी नस्ल में पैगामात पहुँचाते हैं। डीएनए कंटेन जीन्स विच कंट्रोल ऑल एक्टिविटीज़ ऑफ दी सेल, यानी कि सेल की जो तमाम एक्टिविटीज़ हैं उनको कौन कंट्रोल करता है, जीन्स। ठीक है, तो डीएनए क्या होते हैं, डीएनए में जीन होते हैं जो सेल की तमाम सरगर्मियों को कंट्रोल करते हैं। उसके अलावा जी
DNA is also responsible for the transmission of characteristics to the next generation. That is why it is called the hereditary material. यानी कि जो DNA है वो क्या है, खसूसियात को अगली नस्ल में मुंतकिल करने का ज़िम्मेदार है, इसलिए उसे हम वरासती मादा भी कहते हैं, यानी कि हेरिडिटरी मटीरियल। अब देखें अगली नस्ल में कौन कौन सी खसूसियात मुंतकिल होती हैं। रंग भी मुंतकिल होता है कि अगर वालिदैन का जो है वो रंग वाइट है, कलर वाइट है, तो उनके जो बच्चे हैं उनका भी इस तरह हो सकता है। उसके अलावा जो हाइट है, अगर वालिदैन की हाइट ज़्यादा है तो वो, तो ये जो सारी चीज़ें हैं अगली नस्ल में, बालों का रंग है, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें अगली नस्ल में मुंतकिल होती हैं। और इन्हें हम कौन मुंतकिल करता है? डीएनए। इसलिए हम उसे क्या कहते हैं? हेरिडिटरी मटीरियल। अगर आपसे कोई पूछ ले कि डीएनए को हेरिडिटरी मटीरियल क्यों कहते हैं, क्योंकि ये अगली नस्ल में चीज़ों को मुंतकिल करता है, खसूसियात को मुंतकिल करता है, इसलिए हम उसे हेरिडिटरी मटीरियल बोलते हैं। अच्छा, ये आपको स्ट्रक्चर मैंने बता दिया, ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस एंड क्रोमोसोम। ये न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर है सारा, ठीक है, जिसके आपको मुख्तलिफ पार्ट्स बताए, न्यूक्लियर पोर्स बताए, क्रोमैटन बताया, न्यूक्लियर इनवेल्प बताया, न्यूक्लियोप्लाज्म बताया, ठीक है, फिर क्रोमोसोम बताया कि जब क्रोमैटन कंडेंस करता है, सिकुड़ता है, तो क्या बनता है। उसके बाद द प्रोकैरियोटिक सेल्स डू नॉट कंटेन्स अ प्रोमिनेंट न्यूक्लियस। प्रोकैरियोटिक सेल के पास जो वाज़ा न्यूक्लियस है वो नहीं होता। देयर क्रोमोसोम इज़ मेड अप ऑफ डीएनए ओनली एंड फ्लोट्स इन साइटोप्लाज्म। यानी कि इसका क्या मतलब है कि ये जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं ना, इनमें वाज़ा न्यूक्लियस मौजूद नहीं है। यूकैरियोटिक सेल में वाज़ा मौजूद है, प्रोकैरियोटिक में मौजूद नहीं है। इनके क्रोमोसोम क्या करते हैं? सिर्फ डीएनए, इनके क्रोमोसोम में सिर्फ डीएनए होता है, ठीक है, इनका क्रोमोसोम सिर्फ डीएनए पर मुश्तमिल होता है, जो कि साइटोप्लाज्म में तैरता है, ठीक है। हमने साइटोप्लाज्म के बारे में पढ़ा था, ठीक है ना, तो उसमें ये क्या है? तैरता है। यानी कि इनमें ये वाली जो चीज़ है सारी ये मौजूद नहीं है। जो प्रोकैरियोटिक सेल हैं, बैक्टीरिया वगैरह हैं, उनमें क्या है? उनमें ये जो सिर्फ क्रोमोसोम्स होते हैं, और जो साइटोप्लाज्म है ना, ये क्रोमोसोम्स ना बस उसमें ही तैरते हैं। ये क्रोमोसोम्स हैं, इनकी बॉडीज़, ये क्रोमोसोम्स उनमें ही, साइटोप्लाज्म में ही तैरेंगे। ये वाली चीज़ है जो प्रोकैरियोटिक सेल में मौजूद नहीं होगी, ये सिर्फ यूकैरियोटिक सेल में ही है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर न्यूक्लियस के बारे में। कंट्रोल सेंटर है सेल का। न्यूक्लियस के गिर्द एक मेम्ब्रेन है जिसे न्यूक्लियर इनवेल्प बोलते हैं। उस मेम्ब्रेन में ये डबल मेम्ब्रेन है, सेमी परमिएबल है, और इसके ऊपर सुराख होते हैं जिन्हें हम न्यूक्लियर पोर्स बोलते हैं, ठीक है। और जो है एक इसमें जेली लाइक मटीरियल होता है, ठीक है ना, न्यूक्लियस में, उसे हम न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं। न्यूक्लियोप्लाज्म में कुछ बॉडीज़ होती हैं दो, उसे हम न्यूक्लियोलाई बोलते हैं, और उसमें राइबोसोम बनते हैं, ठीक है। और जब धागेदार जो साख्तें हैं ये वाली, इन्हें हम क्रोमैटन बोलते हैं। और जब ये सेल ने तकसीम होना होता है तो ये सिकुड़ कर इस तरह का क्रोमोसोम बनाते हैं, इसे हम क्रोमोसोम बोलते हैं। क्रोमोसोम में क्या होता है कि डीएनए होता है और प्रोटीन्स होती हैं क्रोमोसोम या क्रोमैटन में, ठीक है। और ये डीएनए में क्या होता है? डीएनए वरासती मादा है जो खसूसियात को अगली नस्ल में मुंतकिल करता है। डीएनए जीन्स का है, ठीक है, और डीएनए खसूसियात को अगली नस्ल में मुंतकिल करता है। डीएनए में जो जीन होते हैं वो अगली नस्ल में खसूसियात को लेकर जाते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस मौजूद नहीं होता, और उसमें जो क्रोमोसोम मौजूद होते हैं वो साइटोप्लाज्म में तैरते हैं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। अगर इसके बारे में कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। उर्दू और इंग्लिश मीडियम दोनों जो किस्म के स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ पे हमारे लेक्चर्स हैं, उनसे इस्तेफादा कर सकते हैं। इसके अलावा जो इनके इंपॉर्टेंट पॉइंट है मैंने आपको बता दिए हैं, और इंशाल्लाह इसमें से जो MCQs होंगे वो भी अलहदा से निकाल कर मैं आपको इधर चैनल में ही डाल दूँगा अलग से, और यहाँ पे लिंक दे दिया जाएगा। चलें जी, बहुत शुक्रिया।